नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश, जिसने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में। देखिए, हम लोग जो मध्यकाल पढ़ रहे हैं, इतिहास भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं। मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत ने भारत के अधिकांश भागों में रूल किया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले डायनेस्टी क्या थी? गुलाम वंश, स्लेब डायनेस्टी। स्लेब के बाद क्या आया था? खिलजी वंश। खिलजी के बाद अब आ रहा है क्या? तुगलक वंश। जिन लोगों ने मेरे ये वीडियोस प्रीवियस वाले नहीं देखे, प्लीज़ जाके उसको देखिए, तब जाके आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। समझ में ये भी आएगा, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में ये सबसे लंबे शासन करने वाले वंश होंगे। दिल्ली सल्तनत की बात करें, देखिए मध्यकाल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चलेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद चलेगा मुगल सल्तनत। ठीक है, ये दो मुस्लिम रूलर्स शासन करेंगे। दिल्ली सल्तनत जो कि तुर्कों के द्वारा शासन किया जाएगा, मुगल जो कि अफगानी होंगे। ठीक है, और ये मंगोल और तिमूरिद वंश के मिश्रण से जो है बनते हैं। तो ये मुगल जो है अलग वंश के होंगे और दिल्ली सल्तनत वाले अलग वंश के होंगे। तो दिल्ली सल्तनत वाले जो होते हैं मुख्यतः तुर्क होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1210 से लेकर 1526 तक चलता है, उसी में ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो तुगलक वंश इसी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं। सबसे कम समय तक शासन कौन करते हैं? खिलजी वंश, लेकिन सबसे प्रभावशाली शासन था। तो तुगलक वंश की बात करते हैं तो तुगलक वंश की स्थापना की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। तो गयासुद्दीन तुगलक 5 वर्ष तक शासन करेगा, 1320 से 1325 तक। उसके बाद आता है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विवादित शासकों में से, सबसे विवादित सुल्तानों में से एक होगा, 1325 से 51 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक। उसके बाद गयासुद्दीन द्वितीय कुछ समय के लिए, फिर अबू बकर कुछ समय के लिए, फिर नासिरुद्दीन महमूद कुछ समय के लिए, अलाउद्दीन, फिर नुसरत शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद ये इनके अंतिम शासक होंगे इस वंश के। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर होंगे कौन? लास्ट सुल्तान होंगे नासिरुद्दीन शाह महमूद। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन आपसे एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है ये गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो इसका पहला सुल्तान होगा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जिसका नाम था गाजी मलिक। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान को गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता है या गाजी के नाम से जाना जाता है? गाजी मलिक। वैसे क्या था ये? गाजी मलिक। क्या नाम था इसका? गाजी मलिक। देखिए, ये गाजी उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी था। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, स्लेयर ऑफ काफिर। स्लेयर का मतलब होता है वध करने वाला या नाश करने वाला या हत्या करने वाला। तो स्लेयर ऑफ काफिर, काफिर किसको बोलते हैं? इस्लाम में काफिर उसको कहा जाता है जो इस्लाम में यकीन नहीं करता या अल्लाह के मार्ग पर यकीन नहीं करता, जिसकी परिभाषा को लेकर बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। कुछ लोग जो शांतिप्रिय इस्लामिस्ट हैं उन्होंने मानते हैं यहाँ पर बात अन्याय और न्याय की है। जो काफिर उसे माना जाएगा जो अन्यायी होगा, यानी अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ जो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो जिहादी टाइप के लोग होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो मानते हैं कि जो मुसलमान नहीं वही काफिर है, तो इनको मार देना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत विवाद होता रहता है। तो इसी विवाद के सिलसिले में ये भी है कि गाजी जो गयासुद्दीन तुगलक था वो काफिरों का वध करने वाले, यानी वो हिंदुओं को या बाकी और जो संप्रदाय के लोग थे उनको जो है मार देता था। ऐसा जो है इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक जब शासन करता है तो सिर्फ 5 वर्ष तक शासन कर पाता है। उसने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उनके लिए नहर बनाने की शुरुआत की। ठीक है, हालांकि नहर का कंप्लीट नहीं कर पाता। कैनाल सिस्टम जो कि इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई तंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है, उस पर इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, और उसने क्या किया? किसानों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या किया? दोआब जो कर था, दोआब कर किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद करो, दोआब कर किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब टैक्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? गंगा
ये यमुना है और ये गंगा है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ मैदान है, जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे प्रोडक्शन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, वहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया था। और उस समय उसने टैक्स के रेट कितना रखा था? 50% रखा था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने घटा के कितना कर दिया? 33% कर दिया। कितना कर दिया? 33% कर दिया। तो ये दोआब टैक्स एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, किसने पहली बार घटाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने घटाया। और इसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके अलावा इसने एक इंपॉर्टेंट बात क्या किया? डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पोस्टल सिस्टम मतलब चिट्ठी, एक ऐसा विभाग जो चिट्ठी रिसीव करके चिट्ठी जो है सेंड करेगा, जो भी उसके सेंडर होंगे, रिसीवर होंगे, वहाँ पर उनके बीच कम्युनिकेशन सेटअप किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन पत्र संचार व्यवस्था को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक के जाता है। इसने क्या किया? अपने शासनकाल में दिल्ली के साउथ में जो है तुगलकाबाद एक बहुत बड़े किले का निर्माण किया। तुगलकाबाद फोर्ट बहुत फेमस है, कभी आप दिल्ली जाइएगा तो वहाँ जाइएगा, उसके अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी हत्या जो है एक साजिश के द्वारा की गई थी। बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा, बहुत बड़ा टुकड़ा जो है इसके ऊपर भारी सा जो है लकड़ी का सामान जो है इसके ऊपर गिर गया, इससे इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं ये इसके पुत्र जौना खां, क्या नाम है? जौना खां की साजिश थी और इस साजिश के द्वारा मारा गया। तो बहुत सारे ये कहते भी है। तो इसने अपने पिता की ही हत्या करवा दी थी सुल्तान बनने के लिए। ठीक है, तो ये है तुगलकाबाद किला। ठीक है, दिल्ली देखो खंडहर ही बचे हुए हैं, अब उसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, हाँ, तो ये तुगलकाबाद किला जो कि दिल्ली में है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसने बनवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। और कहाँ पे है? दिल्ली में है। यह है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। 1325 से 1351 तक शासन करता है। सबसे विवादित सुल्तानों में से एक था। इसका मूल नाम, इसका ओरिजिनल नाम हमने अभी देखा, जौना खां। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में शहर है, इसी के नाम पर है। ठीक है, तो जौना खां ये सबसे विवादित सुल्तान माना जाता है। और इसको किसने विवादित सुल्तान बोला था? इतिहासकार पूछ लिया जाता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग जान लीजिएगा। एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, जो इसी मध्यकाल के ही थे। जियाउद्दीन बर्नी इनके दरबारी वगैरह थे। उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके अपनी किताबों में लिखा हुआ, आगे हम देखेंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसे सबसे विवादित सुल्तानों में से एक बोला। ठीक है, कारण उसके निम्नलिखित है। सबसे पहली बात, उलूल जुलूल काम करता था, जो मन में आ जाता था जो वो उसको कर लेता था। ठीक है, उसके आगे पीछे के एनालिसिस नहीं करता था, उसे प्रॉस एंड कॉन्स नहीं स्टडी करता था, और सिर्फ इसके दिमाग में आया तो निर्णय ले लेता था। ठीक है, इसलिए इसको बहुत सारे लोग पगल हुआ सुल्तान भी कहते हैं। तो राजधानी परिवर्तन, सबसे पहला काम तो इसने क्या किया? कैपिटल चेंज का वाहियात निर्णय था। देखिए इसने क्या किया? दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो कि इस जो कि अब इसके शासन में आ गया, तो देवगिरी का नाम इसने बदल कर रख दिया क्या? दौलताबाद। और दौलताबाद को इसने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। क्लियर है? अब देखिए क्या है, अब अगर हम बात करें पूरा मैप, ये देखिए, ये आपका दिल्ली है और ये आपका क्या है? पूरा का पूरा इधर आपका महाराष्ट्र में दौलताबाद है। ठीक है, ये रहा दौलताबाद, ये जिसे अब औरंगाबाद भी कहा जाता है। तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर जाके राजधानी इसने बदल दी। ज़रा सोचिए। ठीक है, क्यों बदल दी? क्योंकि इसको गुप्तचरों ने बोला था कि आपके खिलाफ कभी भी विद्रोह हो सकता है। अब बताइए, विद्रोह दबाइए, अब विद्रोह दबाने के लिए जनता को और प्रशासन को क्यों परेशान करे? अब सब ज़रा सोचिए, जितने भी प्रशासनिक आदमी थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट्स के लोग थे, वो सब अपना डिपार्टमेंट चेंज करके यहाँ गए। और फिर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, यहाँ पे पानी की समस्या थी। तो पानी की समस्या, गर्मी की वजह से इसको लगा नहीं यार पुराना ज़माना अच्छा था या पुराना जगह अच्छा था। तो फिर से क्या करता? 2 साल बाद ही वापस फिर से जो है दिल्ली चेंज, मतलब फिर से दिल्ली आ जाता है। तो एक बार दिल्ली से दौलताबाद आया, फिर दौलताबाद से दिल्ली चला गया। तो इसमें क्या हुआ? बहुत सारा इसका पैसा खर्च हुआ, साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसमें आवागमन में मारे गए। ठीक है, तो एक ये इसका विवादित निर्णय था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला जो बहुत बड़ा निर्णय लिया था इसने, नोटबंदी कर दी। ये मोदी जी से इंस्पायर था, या मोदी जी इनसे इंस्पायर थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी सिस्टम, इंग्लिश में इसे टोकन करेंसी सिस्टम बोलते हैं। देखिए टोकन करेंसी का मतलब समझिए, जैसे हम लोग आप लोग जो ये सिक्का या नोट यूज करते हैं, पेपर करेंसी, एक्चुअल में उसकी कोई अपनी वैल्यू तो है नहीं, वो तो कागज़ है, और या तो ये सिक्का है। ठीक है, धातु तो है नहीं कोई खास, तो इसकी खुद की वैल्यू इतनी कैसे हो गई? जैसे कि आप 100 रुपये का नोट लेकर चल रहे हैं, तो उसकी खुद की वैल्यू 100 रुपये नहीं है, वो तो पेपर है। 1.5 रुपये हार्डली उसका वैल्यू होगा। लेकिन चूंकि उसके पीछे वैल्यू कितनी रखी गई, उसके पीछे 100 रुपये के बराबर का सोना या फॉरेन एक्सचेंज या कोई अन्य सामान रखा होगा, तब RBI ने उसे निकाला है। तो कुल मिला के वो टोकन है, एक प्रतीक है, मतलब वो कागज 100 रुपये का प्रतीक है। तो ये इसे टोकन करेंसी कहते हैं। तो इसको ये सॉरी
मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया भारत में। चीन में जो है इसे एक शासक ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको देखकर इसने भारत में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इसने सुरक्षा के जो मानक होते हैं, जो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड होते हैं, वो इसे अप्लाई करना भूल गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, सोने और चांदी के स्थान पर पीतल और तांबे के सिक्के चलाए। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि उसने जो मूल्य था, अब जैसे सोना का मूल्य अलग होता है, चांदी का मूल्य अलग होता है, तो पीतल और तांबे के सिक्के चलाकर उसका जो है मूल्य कितना कर दिया, सोने और चांदी के बराबर कर दिया। बाद में ये भी बोला कि सोने चांदी के सिक्के हमारे राज्य में नहीं चलेंगे, उसको आप खजाने में जमा करो। तो ये इसने सोचा कि तांबे इसके द्वारा जो जारी किए सिक्के होंगे वो जो है सब अपना सोना चांदी जमा करके ये इससे तांबे और पीतल के सिक्के ले लेंगे। तो बढ़िया था, प्लान अच्छा था, लेकिन अच्छे से नहीं चल पाया। कारण घर के अंदर लोग अपना पीतल तांबे जो रखे हुआ गए थे उसी का सिक्का बना बना के इन्होंने बाजार में चलाना शुरू कर दिया, जिससे इसके अर्थव्यवस्था का पूरा कोष ही खाली हो गया। ठीक है, तो पहला इसने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। ठीक है, तो मूडी आदमी था ना, कभी भी कुछ भी निर्णय ले लेता था। ठीक है, और राजधानी चेंज करके इसने जो है क्या कर दिया, प्रशासन को परेशान किया। अब एक और जो अभियान था, यहाँ पे लिखा हुआ खुरासान अभियान या खुरासान कैंपेन। ये खुरासान ईरान में एक जगह है। ठीक है, ईरान और इराक के पास एक जगह, अब तो ये नहीं है, वह पहले हुआ करता था। ऐसा लगा था कि मंगोल वहाँ पे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और वहाँ पे मंगोल आक्रमण करके भारत में घुस सकते हैं, तो इसको ऐसा लगता था कि ये खतरा है। तो इसलिए क्या किया, अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पर खुरासान अभियान के लिए इसने सैनिकों को पहले से ही रखना शुरू कर दिया और पूरी युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा खजाना इसका खाली हो गया, लेकिन फिर भी उस अभियान में लगा रहा। बाद में पता लगा इराक में स्थिति सही हो गई। ठीक है, इराक में स्थिति सही होगी, फिर उसको वापस लौटना पड़ा उस अभियान में। मतलब फर्जी का जो है पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर भी पैसा बहुत खर्च हुआ, तो यहाँ पर भी पैसा खर्च हुआ, यहाँ पर भी पैसा, फर्जी में पैसा खर्च हो रहा था। अब इससे होता होता क्या गया, इन तीनों कारणों से हुआ क्या, खजाना इसका खाली हो गया, इसका जो कोष था, इसका जो वेल्थ था वो खत्म हो गया। तो इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। इसके पिताजी ने जो किया था 33% दो आप कर, उसको बढ़ा के फिर से कितना कर दिया, 50%। तो अब टैक्स बढ़ा दिया तो किसानों की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसने सत्यानाश करना शुरू किया। तो ये सारे खुरासान अभियान, दोआब कर में वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन और राजधानी परिवर्तन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इसके विवादित यानी डिस्प्यूटेड यानी कंट्रोवर्शियल इसके स्टेप्स थे। ठीक है, फिर लेकिन आगे चलकर इसने कुछ एक अच्छा काम किया, क्या, दीवाने कोही का गठन किया। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही का गठन किसने किया था। तो दीवाने कोही का गठन कौन करता है, जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था दीवाने कोही, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसका काम क्या था, इसका काम था खेती कार्य के लिए, अपनी फसलों के उत्पादन के लिए ऋण देना। तो किसानों को ये लोन देता था। लोन का मकसद ये था कि सरकार जो है सरकारी ऋण लेकर किसान अपना फसल, अपना बीज खरीदे और फसल की खेती करे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो इरिगेशन चीज़ें होती हैं, जो सिंचाई के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, उस ऋण से अपने साधनों को पूरा करे और साथ ही साथ वो फसल उगाए, और फसल उगाने के बाद जब उसे मार्केट में बेच दे तब ये किसान अपना ये ऋण चुकाए। तो ये व्यवस्था थी, एक अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जो दीवाने कोही के अंदर ऋण दिया जाता है उसे तकावी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तकावी। इंग्लिश में भी उसे बोलते हैं तकावी। ठीक है, तो तकावी कहा जाता है। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए, जो एग्रीकल्चर ऋण दिया जाता था, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो दिया जाता था, उसे किस नाम से जाना गया, तकावी। और किस डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता था, दीवाने कोही। इससे पहले हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट पढ़े थे। सबसे पहले देखो, इल्तुतमिश ने चालू किया था। इल्तुतमिश ने सॉरी बलबन ने क्या बनाया था, दीवाने बारिद। क्या बनाया था, दीवाने बारिद क्या था, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो था। फिर क्या था, दीवाने आरिस भी बलबन ने बनाया था। दीवाने आरिस ने क्या क्या था, ये आर्मी डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था, दीवाने रियासत क्या था, आर्थिक विभाग था, जिसका काम था मार्केट कंट्रोल करना। फिर दीवाने मुस्तक राज क्या था, ये टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये पांचवा डिपार्टमेंट आया है दीवाने कोही। क्लियर है। इसके अलावा उसने मंगोल को पराजित किया था, तो मंगोल को ये भी पराजित करता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी पराजित करता है। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके देखिए ये है दौलताबाद किला। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है,
समझ में आ रहा है। इसके शासन में बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, ठीक है, और उन सारे विद्रोहों का वर्णन होता है। ये देखिए, तो ये आपका तुगलक डायनेस्टी है। देखिए ये आपका भारत का ये हिस्सा था, वारंगल, और ये काकतीय वाला जो हिस्सा था और इधर वाला हिस्सा था, ये कब्जा नहीं कर पाया था। जो रेड रेड दिख रहा है यहाँ पर तुगलक वंश का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से था। अब आप लोग एक फोटो देख रहे होंगे, इसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। ये एक मोरक्को का ट्रैवलर था, ठीक है। मोरक्को ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका है ना आपका, इस तरह से अफ्रीका आप लोगों ने मैप देखा होगा। तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न टिप है, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मोरक्को यहाँ पर है, ठीक है। मोरक्को एक पूरी तरह से नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है। यहाँ से ये भारत, ये पूरी दुनिया में निकला था घूमने, जो फेमस देश थे, तो भारत भी आया था। तो भारत में ये जो है तुगलक वंश में काफ़ी दिन तक रहा, और इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त कर लिया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसकी भारत यात्रा के समय दिल्ली में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन ने का शासन था, ये बात है। और साथ ही साथ इसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किसमें किया है? रहला, पुस्तक का नाम है रहला। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसी रहला के पढ़ने के बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक आदि के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी। उन्होंने लिखा, इसके मरने के बाद प्रजा को, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली, क्योंकि प्रजा को तड़पा के रखा हुआ था, तो और प्रजा को मुक्ति मिल गई, और प्रजा से सुल्तान को मुक्ति मिल गई। द किंग इज़ फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रॉम किंग, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या उसका भाई आया, फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? छोटा भाई था। उसके मरते ये शासन करता है। ये बहुत ही धार्मिक रूप से कट्टर था। धार्मिक रूप से कट्टर होने के कारण ये उलेमाओं का शासन, उलेमाओं का कहना बहुत मानता था। जो धार्मिक गुरु लोग होते थे उनके अनुसार ये शासन करता था। तो इसके शासनकाल में काफ़ी कुछ रिजिडिटी यानी फंडामेंटलिज्म देखने को मिलेगा, धार्मिक रूप से कट्टरता देखने को मिलेगी। तो इसने धार्मिक आधार पर इस्लामिक राज की स्थापना की, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की ऑन द ग्राउंड ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब धार्मिक आधार पर। उसने ब्राह्मणों को भी जजिया देने के लिए बाध्य किया। जजिया क्या है समझिए। जजिया कर होता है, इस्लाम में बहुत सारे कर दिए जाते हैं। जैसे आपने हम बताया कि यहाँ पर देखिए, राज्य के द्वारा, इस्लामिक स्टेट द्वारा 4 कर लगाए जाते हैं। खराज, खराज जो कि लैंड पे लैंड रेवेन्यू होता है, ठीक है। ज़कात जो कि एक तरह का मुस्लिमों से ही लिया जाता है, और ज़कात इस तरह से डोनेशन टाइप का होता है, चैरिटी होता है, ठीक है। जजिया कर जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे उनसे लिया जाएगा एक सिक्योरिटी बैंक की तरह। और खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल, मान लीजिए कभी युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो सैनिक लूट कर लाते थे धन, तो उसको भी ये वैध कर दिया जाता था अगर आप उसका कुछ टैक्स दे दो खजाने में। तो इस्लामिक रूल में जहाँ जहाँ इस्लाम का शासन है, खुम्स, जजिया, जक़ात, खराज, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये प्योर इस्लामिक परंपरा को यहाँ पे लागू करता है, और जजिया को पूरी तरह से लागू करता है। इसके पहले के जो शासक थे वो भी जजिया लागू करते हैं। जजिया सबकी, जब भारत के अंदर इस्लामिक रूल में सबसे विवादित टैक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स पर अप्लाई होता था। तो भारत की मूल जनता जो थी, हिंदू जो जनता थी, ठीक है, उनसे ये टैक्स लिया जाता था। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली था। और इसमें क्या था, ब्राह्मणों को छूट मिली हुई थी, लेकिन इसने ब्राह्मणों को भी जजिया देने के लिए बाध्य कर दिया। तो और साथ ही साथ इसने हिंदुओं के अनेक सारे मंदिर इसने नष्ट किए। प्रसिद्ध जो ज्वाला देवी मंदिर है, कहाँ पे? कांगड़ा, कांगड़ा, जहाँ पे लगातार ज्वाला जल रही है। बहुत सारे लोग उसे दैवी चमत्कार मानते हैं, लेकिन उसके में ऐसा कोई दैवी चमत्कार टाइप का कुछ नहीं है। वो वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया हो रही है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से वहाँ से मीथेन गैस निकल रहा है, और मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो वो क्या होता है, वो प्रज्वलित हो उठता है, ठीक है। पुराने ज़माने से वहाँ पर लोगों की आस्था है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो ज्वाला देवी मंदिर को उसने जो है बंद करने का बहुत प्रयास किया था, ठीक है। तो ये सब विवादित काम किए थे। इसके अलावा उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे एज अ सुल्तान। जैसे सिंचाई पर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसने अनेक नहरों का निर्माण कराया, जो इसके पिता कौन, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, सॉरी गैसुद्दीन तुगलक ने शुरू किया, उसे कंप्लीट करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, बृहद स्तर पर, लार्ज स्केल पर कैनाल सिस्टम किसने बिल्ड किया था? तो मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसने बहुत सारे शहर बनाए, जैसे हिसार, फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर नगरों की स्थापना की। जौनपुर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, हिंद का ताज एक तरह से, समझ में आया? जौनपुर, और जौनपुर किसके नाम पर बनाया था इसने? जौना खां के नाम पर। जौना खां जो इसके बड़ा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना किसने की?
ये फिरोज शाह तुगलक ने की, याद रखिएगा। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में मैदान था जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये सब इसी ने बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या किया था इसने। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल थी, 5th फ्लोर था, वो आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग की वजह से ध्वस्त हो गई, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे, अशोक के ढेर सारे अभिलेख जो थे, पिलर थे, इसमें एक था टोपरा का और दूसरा था मेरठ। मेरठ वाला और टोपरा वाला, ये दोनों कहाँ लेकर आया, ये दिल्ली में लेकर आया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेहरौली में स्थापित है। मेरठ टोपरा में अशोक का जो स्तंभ है, ये कौन लेकर आया था दिल्ली, तो ये फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। इसने बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट बनाए, जैसे दास परंपरा इसने फिर से शुरू कर दी। इसके पहले याद है इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलकदमी चालू की थी, गुलाम व्यवस्था, जिसे बलबन ने बंद कर दिया था, तो उसी की तरह का इसने दीवाने बंदगा लेकर आया। बंदगा मतलब गुलाम, तो दीवान बंदगा कौन चालू करता है, फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इसने चैरिटी डिपार्टमेंट एक बनाया, उसने निर्धन महिलाओं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात, खैरात समझ रहे हो, चैरिटी, तो एक चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया। इसने निर्धन लोगों के इलाज के लिए निःशुल्क दवा का यानी फ्री डिस्पेंसरी खोला, जिसे दार उल शफा कहते हैं, दारू नहीं है, दार उल शफा। तो दार उल शफा, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगा, और इसके अलावा दफ्तर रोजगार डेवलप किया, जिसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे कि जिसको जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, जो रोजगार चाहिए होता है, अपनी स्किल, अपनी प्रतिभा जो है इस डिपार्टमेंट में दर्ज कराएं। आपके आवश्यकता अनुसार जब भी जॉब या पोस्ट आएगी तो आपको सूचित करके आपको जॉब दी जाएगी। तो इस तरह के कुछ प्रोग्रेसिव काम भी करता है। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के साथ साथ कुछ सुधारक भी था, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी उसका दरबारी था, जिसने फतवाए जहांदरी और तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तकें लिखी है। इन्हीं पुस्तकों में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बात की है, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, जिसमें उसने विवादित सुल्तान बोला था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सुल्तान आते हैं, वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सल्तनत पर, और इसी बीच में क्या होता है, तैमूर लंग का प्रसिद्ध आक्रमण होता है भारत में, और दिल्ली सल्तनत पूरी तरह टूट जाती है। ये आक्रमण कब हुआ है, 1398 में हुआ है। बहुत ही खूंखार आदमी था, ये लंगड़ा था, इसलिए तैमूर लंग कहा जाता था। 1398 से 99 के बीच तैमूर ने उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बार बार आक्रमण किए, बहुत ज़्यादा आक्रमण किए। इस बीच उसे दिल्ली सल्तनत का विघटन होने लगा, और मालवा खानदेश अलग हो गए। जो मालवा आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, और खानदेश जो कि आपका महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे अलग हो गए। तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात भी दिल्ली से अलग हो गया। तो देख रहे हैं बार बार जो तैमूर का आक्रमण हो रहा था, तो उससे क्या होते गए, तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बिखर जाता है। और इस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत के अंत होते होते ये तुगलक वंश के अंत होते होते दिल्ली सल्तनत का भी विघटन यानी उसका भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तैमूर लंग का आक्रमण बहुत ही बड़ा फैक्टर है दिल्ली सल्तनत के विघटन में। फिर इनके बाद जो मुगल आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्लियर है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था तो दक्षिण भारत भी पूरी तरह से अलग हो गया। देखिए ये खान देश है, ठीक है, यहाँ पे है बहमनी किंगडम और ये है विजयनगर। तो दो स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी, एक बहमनी ही में ही आगे जाके आप पढ़ोगे शिवाजी के जो पिता थे यहीं पर सूबेदार थे, यहीं पर वो जो है इन्हीं के किंगडम में शासन करते सूबेदार हुआ करते थे। तो शिवाजी ने इनसे ही आज़ाद कराया था, ठीक है, हाँ, हिंद स्वराज की स्थापना के लिए, ठीक। तो अब बात करते हैं बहमनी। तो दो नए साम्राज्य यहाँ डेवलप हो रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। एक था विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 में डेवलप होता है। इसकी राजधानी कहाँ है, हम्पी है, और इसके संस्थापक कौन है, हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। और दूसरे हैं बहमनी साम्राज्य जो कि क्या होगा 1347 में स्थापित होगा। ये आपका बहमनी है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। गुलबर्गा भी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, हसन गंगू। तो ये था जो है पूरी तरह से आपका तुगलक वंश। आई थिंक समझ में आया होगा। तो हमने तुगलक वंश में किसको किसको पढ़ा, गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा, उसके विवादित निर्णयों को देखा। फिर उसके बाद हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। रहला इसकी पुस्तक थी। और फिरोज शाह तुगलक जिसने कुछ सारे फंडामेंटलिस्ट काम किए यानी कि कट्टरता वाले काम किए, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे सुधार किए। फिर तैमूर लंग का आक्रमण और दक्षिण भारत का विभाजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम अगला जो वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, तो जो कि बहुत ही छोटे होंगे। तो सबसे बड़ा वंश था ये। और इसी के साथ यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हाँ सुनिए, इसका जो PDF है वो कहाँ पे रहेगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।